नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं G20 के ऊपर और उसमें भी खास करके जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी ने और जयराम रमेश ने इस पूरे आयोजन को लेकर के रिएक्ट किया है, वो इतना घृणित है और उससे ऑब्वियस सा दिखता है कि इनकी घृणा केवल मोदी को लेकर के नहीं है, केवल भारत को लेकर के नहीं है, बल्कि इनकी घृणा इस बात को लेकर के अधिक है कि वो सत्ता में क्यों नहीं है और उनके काम करने का जो तरीका है वही असली तरीका है और बाकी जो भी कर रहा है वो बेकार ही है। और इसमें इन्होंने इतनी छोटी-छोटी चीज़ें चेरी पिकिंग की है क्योंकि इन्हें कुछ ढंग का मिला नहीं जिसके नाम पर ये अपोज कर पाते। लेकिन अ, वही दुर्भाग्य है हमारे राष्ट्र का कि इस तरह की अपोजिशन है जब G20 के लेवल का आयोजन होने जा रहा है और उस वक्त किस तरह से चाहे मीडिया हो वामपंथियों की, वामपंथी ओपिनियन मेकर्स हों जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लिखते हैं वो, या पार्टी जो भी लेफ्ट लीनिंग या सेंट्रिस्ट, लेफ्ट सेंट्रिस्ट फलाना ढिमका इस टाइप की पार्टी होती है वो सब हो, ये सब अलग-अलग तरह से G20 जब हो रहा है, एक दो चीज इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई, जिस तरह से हर बड़े आयोजन पे दंगे-वंगे करते थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा, तो वो अगर नहीं हो पाया क्योंकि हमारी दिल्ली पुलिस लगता है कि बहुत ही चुस्त दुरुस्त रही है, लगातार निगरानी कर रही थी, तो वो सब हुआ नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया है कि लगातार याद कीजिए कि 2014 से पहले मोदी के ऊपर क्या कह के ये लोग टॉन्ट करते थे कि इसको तो अंग्रेजी बोलने नहीं आती, ये विदेशी मेहमानों के साथ वार्तालाप कैसे करेगा। और आज मोदी हिंदी में बोलता है और लोग जो है बैठने वाले सुनते हैं। यूएस के जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो हिंदी भाषी मीडिया जर्नलिस्ट को या जो भी प्रवक्ता होते हैं उनको लेकर के आए हैं। और ये जो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बताती है कि भारत का अपना स्तर जो है वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पे वो किस तरह से ऊंचा होता ही गया है। और ये लोग जो है उसी ऊंचाई से कि भारत इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, क्यों हम जो चाह रहे थे कि चिदम्बरम का याद कीजिए ना, यूपीआई यूपीआई भी इस बार G20 में एक बड़ा ही रोचक सा विषय है कि सारे जितने भी डेलीगेट्स आए थे उनको एक वॉलेट में कुछ पैसे दिए गए कि वो यूज कर सकें सामान खरीदने के लिए, और कितना ये इजी और कितना सेफ होता है। तो वहां जो मार्क कर रहा था कि गांव के मेले में ये चलेगा क्या, और वहां से अभी यहाँ तक है, ये सब हार्वर्ड एजुकेटेड, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, और वो सब देख नहीं पाते हैं। इन्होंने जो हमारे अभी आरबीआई के गवर्नर हैं उनकी हिस्ट्री के बैकग्राउंड को लेकर के ये इन्होंने कितना उपहास किया था, और अभी जिस तरह से आरबीआई काम कर रही है, जिस तरह से बैंकों को बचा है, उन सबको देखते हुए लगता है कि उनसे बेहतर आरबीआई का गवर्नर आज तक कोई हुआ नहीं। तो वो जो भीतरी अंतर्निहित घृणा है वो बार बार दिखती है। तो आज मैं उनके खास करके ट्वीट्स कुछ लूंगा। पहले थोड़ा सा जो आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि यार ये ठीक है, ये हो रहा है G20, तो उसमें हमने अचीव क्या किया, तो उस पर मैं आपको एक स्क्रीन पे डाल रहा हूं कि क्या क्या इस प्रेसिडेंसी में अचीव किया गया है। पहला देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है उसको एडमिट किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये वाला बार बार लाता रहूंगा और उस पर चर्चा करेंगे। अफ्रीकन यूनियन को लाना वो इसलिए बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जब बुलाया गया अफ्रीकन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को, तो उन्होंने अपना आसन जो है वो छोड़ दिया और उनको गले लगाया। और जिस तरह से वो दिखता है कि ट्रू सेंस में ग्लोबल साउथ जिसको बोला जाता है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जो है एक्सक्लूडेड है, बाकी लोग जो है उसको कैसे अभी तक चाइना एक तरह से लीड कर रहा था, और अभी भारत ने वस्तुतः जो कहा जाता है ना कि वैसे राष्ट्र जो भारत की ही तरह औपनिवेशिक दासता के चंगुल में फंसे रहे और नरसंहार इन्होंने झेला है, अपने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन आज तक देख रहे हैं। आप देखें ना कि नाइजीरिया हो गया या चैड है, कॉन्गो है, इन सब में किस तरह से अभी भी चाहे यूएस हो, फ्रांस हो, ये लोग किस तरह से घुस करके वहाँ खनन हो, वहाँ संसाधन, प्राकृतिक संपदा अत्यधिक है, उसको किस तरह से ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सारा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों के लिए एक वॉइस चाहिए थी। एक बहुत पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट आया था, उसमें भारत जो है लीड कर रहा था, लेकिन उसकी रेलेवेंस अब समाप्त हो चुकी है।
अब भारत ऐसे ग्रुप्स को, अब G20 छोटा मोटा समूह नहीं है, पूरा विकसित राष्ट्र का समूह, एक आप कह सकते हैं पूरा यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, चीन है, रूस है, सब है, और उसके बाद अब अफ्रीकन यूनियन जिसमें लगभग 55 राष्ट्र हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के एक लीडरशिप के नजरिए से, कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो भी संभव कर लेते हैं जो बाकी लीडर्स ने अभी तक जो है इस तरह के काम नहीं किए हैं। दूसरा जो अचीवमेंट है वो ये है कि यूक्रेन वार को लेकर के एक कंसेंसस अचीव किया गया। ये लोग बहुत पहले चिल्ला रहे थे वामपंथी सब की कंसेंसस तो होगा नहीं यूक्रेन वार को लेकर, और एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा, इसका मतलब ये फेलियर है। लेकिन पिछले बार जो बाली में हुआ था, और उस वक्त जो जिस तरह का सिचुएशन डेवलप हो रहा था एक वर्ष पहले, क्योंकि पिछले वर्ष फरवरी से युद्ध आरंभ हो गया था, और उस वक्त तक पूरा यूरोप एक तरफ था, गैस सप्लाईज और तेल कैसे लेना है, रूस पे सैंक्शन लगाना है, यूक्रेन को फंड्स भेजने हैं, जो नहीं भेज रहा है वो जो है वॉर के पक्ष में, इस तरह से चीजें थी। और इस बार मोदी ने और पिछले बार भी यही कहा था कि दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ वॉर, युद्ध करने का समय नहीं है। इसी को लेते हुए लगभग 150 घंटे की लगातार बैठक चली है। डेलीगेट्स जो होते हैं राष्ट्राध्यक्ष और उनके साथ जो आते हैं लोग, उनके बीच में, कि भाई एक कंसेंसस अचीव किया जाए। और ये जो कंसेंसस यानी सहमति जो होती है वो है क्या? सहमति यह होती है कि इतना बड़ा एक वैश्विक मंच है जिसमें रूस और चीन दोनों इसके पार्ट हैं, और दोनों ही यूक्रेन के मुद्दे पे बाकी जो दुनिया है, भारत तो नॉन अलाइंड है, लेकिन बाकी राज्य जो यूरोप, अमेरिका, ये सब ब्लॉक है, उससे अलग हैं, और सब जो है रूस पे अत्यधिक हार्श रहे। तो ऐसे में ये लोग चाह रहे थे कि नहीं कंडेमनेशन हो, क्योंकि यूएन में कंडेमनेशन हुआ है, बाकी जगहों पे रेजोल्यूशन पास हुए हैं रूस के अगेंस्ट। भारत जो है वो रूस से अच्छे संबंध हैं, इस कारण से, और दोनों के राष्ट्राध्यक्ष आए नहीं, ना रूस के ना चीन के, तो इस कारण से भारत की वहाँ पे एक लीडरशिप लेना वहाँ पे, और लोगों को जुटाना कि नहीं भाई सॉफ्ट टोन रखते हैं, और उन शब्दों में आप ऐसे मत कीजिए कि यूक्रेन का ही पक्ष देख रहे हैं, रूस का पक्ष नहीं देख रहे हैं। तो 150 घंटे लगातार चला, और उसके बाद जो भी राजनयिक थे, पदाधिकारी थे, वो सब एक आपसी सहमति पे पहुंचे, और वो रिजोल्यूशन भी पास हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो भी लोग जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं या अन्य इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, और जिस तरह के वैश्विक मंच छोटे छोटे G7 होता है, G8 होता है, G4 होता है, क्वाड फलाना का ये सब होता है, उस सब में एक सेंट्रल एजेंडा अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध है, क्योंकि उससे विश्व की खाद्य सुरक्षा पे असर पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी पे असर पड़ रहा है, फ्यूल ये सब पे असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक आपसी सहमति बनना जो है, और बिना उस तरह का हार्श क्रिटिसिज्म के, अनवांटेड जो था कि जो दो बहुत बड़ी महाशक्तियों को एकदम अलग थलग कर देता, तो भारत ने इसमें लीडरशिप दे करके एक, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तीसरा जो अचीवमेंट है वो ये है फुल कंसेंसस ऑन दिल्ली डिक्लेरेशन। ये जो है आप थोड़ा सा, अगर आपके पास समय हो तो आप जाकर के पढ़िए, 37 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली डिक्लेरेशन में। वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि पूरी दुनिया एक है, फ्यूचर हमारा एक है, हम एक परिवार हैं, इसको लेकर के, चाहे एनर्जी हो गया, फिर जो कनेक्टिविटी को लेकर के है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर के है, बायोफ्यूल्स के बारे में, ये सब को लेकर के एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो है उस पर हर बिंदु पे सहमति बनी है। और उसके बाद ये वाला जो है, ये नंबर 4, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ये क्यों है, उसको समझने से पहले आप श्रीमान राहुल गांधी जी का ये कथन देखिए। ये एक दिन पहले का है, ये ब्रुसेल्स प्रेस क्लब में जो है, ये परसों का है। ये जा रहे थे और वो वहां पे मतलब भारत पे थूकते हुए बोल रहे थे कि चीन जो है एक धरती को लेके एक अलग विजन को लेकर के चल रहा था, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आए, और वो ऐसा इसलिए कर पाए कि वो ग्लोबल प्रोडक्शन के सेंटर में है, और
भारत के पास मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि हमारी तरफ से कोई विकल्प आ रहा है। हमारे सामने समस्या है कि क्या हम एक विकल्प दे सकते हैं, वैकल्पिक दृष्टि दे सकते हैं, जहां हम प्रोडक्शन करें और डेमोक्रेटिक कंडीशंस और पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ करें। ये इसने इट इज वही है कि शिटिंग ऑन आवर ऑन पीपल आउटसाइड इंडिया, ब्रुसेल्स में जाके प्रेस क्लब में वहां क्यों बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और इन्होंने बोला कि भारत के पास कोई वैकल्पिक विजन नहीं है, और उसी समय मतलब अगले दिन ये हो जाता है। यूएस के प्रेसिडेंट और आप एमबीएस जो है, ये दोनों हाथ मिलाते देख रहे हैं और मोदी जी उसमें साथ हैं, तीनों लोग जो है साथ में हैं। और उसके बाद ये जो एजेंडा है, ये जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव तो पूरी तरह से एक तरह से फेल है। हाल ही में इटली जो है उससे बाहर निकल चुका है। सीईपीसी जो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान उधर लेके जा रहे थे, $53 बिलियन फंसाया था चाइना ने, वो भी जो है हो नहीं पा रहा है। चाइनीज इंजीनियर्स की हत्या हो रही है और वो ऑलमोस्ट पुल आउट कर रहा है। चाइना के जिन बैंक्स ने लोन दिए है उसकी स्थिति खराब है। और अभी जिनपिंग जो नहीं आया उसका कारण यह भी है कि सीनियर लीडरशिप जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, दे केम डाउन हेवली ऑन शी जिनपिंग कि तुम इतना पैसा जो है इधर उधर लगा के जो बर्बादी फैला रहे हो उसका रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, और लगातार उसकी आर्थिक शक्ति जो है क्षीण होती जा रही है, क्योंकि उसको कनाडा से, यूएस से, इन सब से बैकलैश मिला है। वहां पे इनकी कंपनियां जो व्यापार नहीं कर पा रही। भारत ने 42 कंपनियों को बैन किया था और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थे, वो यहाँ पे आके ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। प्लस एक स्वदेशी को लेकर के और आत्मनिर्भर भारत, ये सब के कारण, उसके कारण भी उनके एक्सपोर्ट्स पे जो है वो असर जो है पड़ा ही है। तो ये सब के कारण चीन की जो स्थिति थी, और इन्होंने जो चाहे म्यांमार में किया या बांग्लादेश में कर रहे हैं या हम्बंतोता उधर जो है आपको श्रीलंका, इन सब जगहों पे ये जो कर रहे थे कि छोटे राष्ट्रों को ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चक्कर में लोन दे दे करके उनको अपना दास बना देना, ये नियो कॉलोनियलिज्म है कि हमारे पास पैसा हम दे रहे हैं और बाद में इंटरेस्ट के साथ वसूलेंगे। तो भारत ये नहीं कर रहा है। चीन ने ये किया, इसी कारण से वो असफल रहा है। लंबे समय से ये बात हो रही है और बन भी रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो आया है, इसमें आप देखिए कि दो कॉन्टिनेंट, देखिए भारत के पोर्ट से ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है, इसमें रेल लाइंस हैं और पोर्ट, वो समुद्री यात्रा का मार्ग है, समुद्री मार्ग है। तो उसमें है कि दो यूरोप और एशिया को, इनको जो है वो ब्रिज करेगा। जितने पोर्ट्स हैं उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद फिर व्यापार, क्लीन एनर्जी के निर्यात में और रिलायबल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, इसके विस्तार में जो है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से मदद मिलेगी। उसके बाद फिर एक और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो अंडर वाटर केबल्स होते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि ये क्षतिग्रस्त हो गया, ये वो भी, उस पे भी क्या है कि कुछ ही कंपनियों या राष्ट्रों का एक तरह स्वामित्व है, और वो चाहें तो आपको, जैसे अभी हुआ था ना कि ये कैंसिल कल्चर चला था, तो क्या करेंगे कि आप फलाने जगह से सामान बेच रहे हैं, अमेजन के क्लाउड पे आपका सर्वर है, बंद करो इसको, ब्लैक लाइव्स मैटर हो रहा है, ये हेट फैला रहा है। तो ये सब जो होता है ना, तो कुछ कंपनियों के पास जो सर्वर्स होते हैं या इंटरनेट का कनेक्टिविटी होता है, वो चाहे तो जब चाहे डिसरप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भारत के भी पास अपना एक कम्युनिकेशन के लिए और एक रिलायबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क हो, ये सब हो, उसके लिए अपना एक अंडर वाटर केबल होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अंतिम जो है वो है विल अनलॉक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल वही होता है कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हुए हम किस तरह से विकास के रास्ते पे चल सकते हैं। तो अगर ऐसे राष्ट्रों के बीच भारत में कंजम्पशन अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लोगों के पास हाथ में पैसे आएंगे, वो कंज्यूम करेंगे, बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे यूरोप से जो लोग आना चाहते हैं, रॉ मटेरियल्स लाना चाहते हैं, या भारत जिसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ और भी कंडीशंस, मतलब ये तो मैंने मेन पॉइंटर्स बताए, बट उसमें होता है कि आप टैक्सेशन जो है वो थोड़ा सा रिजीम जो है कम कीजिए। ये हमारे 4-5 देशों के बीच सहमति बन गई है, टैक्स कम लेंगे, आप आम एक्सपोर्ट कीजिए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल्स का। तो ये सब जो है इस तरह के कॉरिडोर से, जिसमें कुछ राष्ट्र जो है, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं,
एमबीएस का एक विजन है सऊदी अरेबिया को लेकर के, उसमें भारत कैसे पार्टनर हो सकता है। और मोदी ने डिस्पाइट बीइंग हेल्ड एज कि ये एंटी मुस्लिम है, जितने भी खाड़ी राष्ट्र हैं वहां पे आप देखिए कि उसकी एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, चाहे कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, इन सब को लेकर के है। तो ये जो कह रहा था ये राहुल गांधी, तो उसके मुंह पे मुझे लगता है कि एक तमाचा है कि ये बहुत पहले से चल रहा था, और संभव है कि चीन वालों को समझ में नहीं आ रहा होगा, या उनको भी लगा होगा कि इस तरह का कुछ चल रहा है और चीन को इससे एक्सक्लूड किया गया। तो इस तरह से ये लोग पिन मारना चाहते हैं कि भारत तो कुछ नहीं कर सकता, भारत क्या है कि दोस्ती कर रहा है, गले मिल रहा है, लेकिन विदेश नीति तुमसे हो नहीं पा रही है। ये मोदी के ऊपर और भारतीय लोगों के मन में ये डालना चाहते हैं कि तुम्हारा मोदी जो है अपने प्राइवेट प्लेन से, जो 8,000 करोड़ रुपए का है, वो घूमता रहता है और उससे उपलब्धि वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। और ये जो पांचवा है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, जिस तरह से भारत ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी का एक स्रोत है। और भारत में जिस तरह के सोलर पार्क्स नहरों के ऊपर बनाए गए हैं, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाए गए हैं, और धीरे धीरे हम जो है 100% जो है सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि हम क्लीन एनर्जी ही करें। और सोलर जो है उसको लेकर के एक जागरूकता पूरे विश्व में बने, तो उसको लेकर के भारत लीड कर रहा था। अब ये बायोफ्यूल्स अलायंस अगर बनेगा, तो बायोफ्यूल जो भी होता है उसमें क्या होता है कि आप वैसे क्लीन फ्यूल का यूज करते हैं जिसके एमिशंस कम हो, पर्यावरण पे कम प्रभाव पड़े। तो ये अलायंस इसलिए बनता है कि चाहे भारत में वो कार बने या G20 के अन्य राष्ट्र वहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पर भी पेट्रोल पंप पे या अन्य जगहों पे इस तरह के फ्यूल अवेलेबल रहे, कि यहाँ की कार वहां भी काम करे, वहां की कार यहाँ पर भी आके इस तरह के ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जो है वो उपलब्ध हों, और जो हैवी डिपेंडेंस है अन्य तरह के तेलों पे, या मतलब गैसोलीन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, वो धीरे धीरे कम हो, क्योंकि वो लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाँ, हम कंप्लीटली वी कैन नॉट कंप्लीटली डू अवे विद देम, लेकिन उसमें वही है कि जैसे अभी इनोवा का एक हाइब्रिड व्हीकल आया था, तो उस पे आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी ने इसको लेकर के एक योजना बनाई कि हम उसमें एक क्या था, एक लिक्विड था, उसकी मात्रा जो है वो पेट्रोल में ई से कुछ नाम था, मैं माफ कीजिएगा भूल गया, तो वो जो है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ाएंगे। इथेनॉल, हाँ, तो इथेनॉल का कितना रेशियो होगा, 5% होगा, 10% होगा। इससे क्या होता है कि भारत जैसे राष्ट्र में जहां अपना तेल का भंडार नहीं है, तो हम एक तो यहाँ पे कम खर्चा होगा, तो हम जो बाहर से खरीद रहे हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पे, कच्चा तेल हो और उसको फिर रिफाइनिंग का कॉस्ट होता है, ये सब, तो वो जो है ड्रास्टिकली कम होता चला जाएगा। तो ये 5-6 अचीवमेंट थे। अब मैं जो है थोड़ा सा तो नहीं, बहुत अच्छे से कांग्रेस जो इतने दिनों से कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम इस पेटी पॉलिटिक्स के ऊपर हम देखेंगे, उनके मैं ट्वीट्स निकालूंगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, ये एक वीडियो इन्होंने डाला था और उसमें ऑकवर्ड मोमेंट्स जो हैं उसको इन्होंने डाला और ये लिखा है ये प्रधानमंत्री है। हालांकि इस पे मैंने कल शाम में एक अभद्र भाषा का प्रयोग करके एक ट्वीट भी कर दिया कि पीएम नहीं तुम्हारे बाप हैं, और आगे एक अपशब्द का प्रयोग किया था। वो मुझे लगा बाद में मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वही है कि जब आप इस तरह से देखते हैं, और टाइमिंग टाइमिंग देखिए, ये कोई चुनाव का समय नहीं है, ये G20 दिल्ली में हो रहा है, फॉरेन मीडिया यहाँ आया हुआ है, और ऐसे में एक तो आप भाग गए, और इनके भीतर जो इस तरह की बात ये डाल रहे हैं ना, ये 2-4 मतलब मोदी मोर के साथ हैं, और मोदी जो है वर्ल्ड लीडर हाथ मिला रहा है, उधर बाइडेन और मैक्रोन, उसमें जो है मोदी से कोई बात नहीं कर रहा है। तो एग्जैक्ट उस मोमेंट की 1.5 सेकंड की 1 सेकंड की क्लिप निकाल क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक्चुअल में मोदी तुम लोगों का बाप है, और उसने ये साबित किया और फिर साबित करेगा। और तुम, वही है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार वाली बात है, कि तुम नीचे से खाली भौंकते ही रह जाओगे। वो तुम्हारा बाप है, और बाप बन के तुम्हारे सब कुछ, सारे प्रयत्न तुमने कर लिए, वैश्विक मीडिया को ले ले, फ्रांस 24 चैनल को
दे रहा है, ब्रुसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रवीश जो है 4 पार्ट में जो है लगा हुआ है। बाय द वे रवीश के ऊपर हम लोग कल जो है एक लाइव चर्चा करेंगे, उसमें अवश्य आप लोग जुड़िएगा कि वो किस तरह से इस पूरे G20 को एक-एक छोटी-छोटी बात निकल के कर रहा है, तो उस पे भी करेंगे। तो वही है कि कांग्रेस वालों, मोदी तुम्हारा एक्चुअल में बाप है, इसलिए तुम उसको ऐसे ये प्रधानमंत्री, हाँ, ये प्रधानमंत्री हैं, कम से कम छिछोरे तो नहीं हैं, कम से कम अपने राष्ट्र को इस तरह से तो प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम जो हैं उससे थोड़ा बेटर हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि कहीं पे भी पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, आपके घर में अतिथि आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं? आप सजाते हैं, बढ़िया चादरें निकालते हैं जो रखी हुई है, आपके यहाँ कटलरी है या ये सारी चीजें, वो अच्छा निकाल कर सजाते हैं कि उनके ऊपर, ये हम उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते, ये हम उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए करते हैं। दोनों में अंतर है। कौन नहीं जानता है कि भारत में गरीबी है, भुखमरी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, मतलब एक विकासशील राष्ट्र है, कौन नहीं जानता है? तो इसका मतलब आप क्या चाहते हैं कि अगर वो लोग आ रहे हैं तो भारत जो है कहेगा नहीं नहीं तुम ये डांस मत करवाओ, कथक का और ओडिसी का और भरतनाट्यम का ऐसा करो, 10-20 नंगे पुंगे बच्चों को ले आओ और वो सड़क पे नाच के वो दौड़ते भागते रहे और टायर चलाते रहे। ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से भारत की छवि जो है प्रस्तुत की जाए। तो पीएम को तुम चाहे कितना भी दिखा लो भाई, वो तुम्हारा बाप है, बाप रहेगा, तुम स्वीकारो या नहीं स्वीकारो। अब देखिए इसी में ये एक आया था, एएनआई का ट्वीट आया, अब उन्होंने भी गलती से उसमें लिख दिया कि सोने चांदी के बर्तनों से होगा उनका स्वागत। अब वो सोने चांदी के बर्तन नहीं थे, वो गोल्ड और सिल्वर कलरिंग के साथ थे, जो प्लेटिंग होता है। अब इसमें इन लोगों को समस्या होगी कि ये बादशाह के शौक, और बादशाह के शौक जब कांग्रेस लिखता है तब मुझे सीधा नेहरू याद आता है। नेहरू किस तरह का कपड़ा पहनता था, कहां से धुल के उसके कपड़े आते थे, सिगरेट लाने के लिए किस तरह से हेलीकॉप्टर और प्लेन भेजा जाता था, वो होते हैं नवाबी शौक। फिर इंदिरा गांधी पे आइए, चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाए जाते थे पोते पोतियों के। फिर आ जाइए राजीव गांधी के समय में, आप इंडियन नेवल शिप को यूज कर रहे हैं पिकनिक के लिए। फिर आ जाइए सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे, रॉबर्ट वाड्रा जी पे, इनके समय में किस तरह के स्कैम्स हुए हैं, और इनकी जो लग्जरियस लाइफ है वो किसी से छुपी हुई तो है नहीं। तो तुम क्या दूसरे को यार बादशाह बोल रहे हो? तुमने तो स्वयं इतने कांड कर रखे हैं कि तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता ये सब कहना कि बादशाह के शौक। और हाँ है, भारत जो है बादशाहत दिखाएगा अपना, क्योंकि हम अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो हम बनना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो G20 में जो ये सोना चांदी, हाँ ठीक है, अब आप लोग के जाते हैं चाटुकार समिति, पहले मीडिया वाले जाते थे, उनको 5-5 मतलब बोतलें मिलती थी, दारू की बोतलें फ्री में मिलती थी, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में अकोमोडेशंस मिलता था, इस तरह की चीजें होती थी। राष्ट्रपति जा रहे हैं तो उनके पोते पोती भी ट्रिप पे निकल ले रहे हैं, ये सब होता था। अब वो सब नहीं होता है, तो और अचानक से अपने आप को सिस्टम से बाहर पाना, मुझे लगता है कि यह इन लोगों को बहुत अधिक हिट कर गया है, और इस कारण से ये जो है वो बिलबिलाहट में इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, ये देखिए, ये कांग्रेस ने आज किया। जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन सबको पता है, कल पूरी रात मोटे मोटे बूंदों वाली बारिश हुई है, तगड़ी जिसको आप बारिश कहते हैं। उसके कारण क्या हुआ कि जो भी लो लाइंग एरिया होगा तो फ्लड होगा ही, उसमें पानी भरेगा ही। अब यहाँ पे इसको ये है, खोखले विकास की पोल खुल गई। भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगा दिए गए, एक बारिश में पानी फिर गया। ये इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि भारत मंडपम जो बना था वो कपड़े का था या कागज का था, और बारिश हुई बह गया, और जैसे ये ड्रेन आउट अब हो ही नहीं सकता, अब तो ये सड़ गया, अब यहाँ पे कोई प्रोग्राम होगा ही नहीं।
ये लोग भूल जाते हैं कॉमनवेल्थ के समय में क्या इन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया था। उस समय बारिश में क्या स्थिति थी। उस समय भाजपा ने जब कॉमनवेल्थ हो रहा था तब ये नौटंकी नहीं की थी कि बता रहे हैं कि देखो ये बह गया, क्योंकि भाजपा इस तरह के निकृष्टों वाले कार्य नहीं करती है। खास करके जब विदेश के एथलीट आए हुए हैं, विदेश के डेलीगेट्स आए हुए हैं, तब ये कहना कि देखो हम तो नंगे हैं भैया, देखो हम तो ऐसे ही हैं, इसी तरह से यहाँ पे चलता है। अंडरपास में ये सब में मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन लगातार पानी बहता रहेगा तो पानी निकालने का समय कम मिलेगा, तो धीरे धीरे। याद कीजिए ना आप, कर्तव्य पथ जब बना था और वो जो पूरा एरिया इंडिया गेट के आसपास का, उसमें कंस्ट्रक्शन के समय जब एक बार पानी भरा था, उसका फोटो लगा रहा था राजदीप और कांग्रेस वाले कि देखो इसमें पानी भर गया, जबकि एक्चुअल में नहीं भरा था। उसी तरह यहाँ पे 2-3 इंच पानी वो तो दिख रहा है कि वो जम गया है, तो निकल जाएगा। अब ऐसा इसमें विकास की बात कहां से आ गई कि पानी पड़े तो जमे ही नहीं। ये किस दुनिया के किस जगह पे ऐसा होता है कि बारिश होती रहे और पानी जमेगा नहीं तुरंत, मतलब हो। और ऐसा है कि भाई हमने एक अंडरग्राउंड रिजर्वायर बना रखा है, रिजर्वायर के ऊपर है, वो पोरस है, उसमें छेद है और पानी जो ही आता है वो सीधे नीचे चला जाता है। ये पॉसिबल है? तो ये होता है कि बीच G20 के इस तरह के ट्वीट करके तुम पहुंचना कहां चाह रहे हैं। और ऐसा एक एक ट्वीट इन लोगों, आगे मैं 10 और ट्वीट दिखाऊंगा आप लोगों को, इन लोगों को इतना भारी पड़ने वाला है। और नरेंद्र मोदी का जो भी कम्युनिकेशंस हैंडल करता है और जो भी स्पीच ये सब देखता है, पॉइंटर्स बनाता है, आप देख लीजिएगा कि ये चाहे ये स्टालिन वाला कांड जो हुआ है उस पर किस तरह से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और उसके बाद G20 में ये एक एक ट्वीट इनको महंगा पड़ेगा। ये सब बोल बोल के जो भी लोग अपने भारतीय होने में गौरव का अनुभव करते हैं, उन लोगों को ये इतना बुरा लगेगा और उन लोगों को जब याद दिलाया जाएगा कि ये नकारे लोग जब पूरा विश्व एकत्र हो रहा था यहाँ पे, तब ये लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तब इनको ये सब ट्वीट जो है दिखाया जाएगा और बोला जाएगा। तब इन लोगों को समझ में आएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे तुम अपनी मोदी घृणा या भाजपा घृणा किस तरह से भारत घृणा और राष्ट्र घृणा में बदलते जा रहे हो। और इसके परिणाम जो है इन लोगों के लिए चुनाव में भयावह होंगे, भयावह। इनको लग रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा की एनिवर्सरी और इधर फ्री उधर फ्री करके कुछ कर लें, लेकिन आप जान लीजिए कि इनकी स्थिति जो है और भी विकट होने वाली है 2024 के चुनाव में। ये देख लीजिएगा आप। अब एक ये नौटंकी इन लोगों ने की, इस पे 3-4 ट्वीट जो है कांग्रेस का और इन लोगों का है। एक देख लीजिए, पीएम मोदी डिसलाइक्स पुअर पीपल, व्हाई कवर अप पुअर पीपल पीएम मोदी। उसके बाद ये एक है, भारत की सच्चाई को हमारे मेहमानों से छुपाने की जरूरत नहीं है। और एक और ट्वीट है ये, सरकार हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है, हम इंसान नहीं है क्या? दिल्ली की रहने वाली रानी ये बात करती है। G20 से पहले मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनके घरों को पर्दों से ढकवा दिया है, क्योंकि राजा को गरीब से नफरत है। यहाँ पे ये लोग क्या चाह रहे थे वस्तुतः, वो यह है कि जहां से आ रहे हैं ना ये डेलीगेट्स, IGI एयरपोर्ट पे उतरे और उसके बाद जो ही बाहर निकले ना, तो लोटा लेकर के लोग जो है सड़क के किनारे जो है विष्ठा करते हुए दिखे कि वो मॉर्निंग में अपने आप को रिलीव कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दिस इज इंडिया। नेहरू वाला फोटो है ना, वो महिलाओं के साथ जो है ऐसे करके खींखी खींखी कर रहा है और सपेरा जो आगे बीन बजा रहा है। वो चाहते हैं कि भारत का वही वर्जन विदेशियों को दिखाया जाए और विदेशियों को यह बताया जाए कि भाई हम यही हैं, हमारे यहाँ लोग सड़क पे टट्टी करते हैं, हमारे यहाँ रेल की पटरी पे बैठे रहते हैं, रियल इंडिया पुअर पीपल कम एंड वी विल शो यू। ये चाहते हैं कि भारतीय नेतृत्व जो है उसी तरह भिखमंगों की तरह वो हमेशा नीचे रहे और अपने आप को इस तरह से दिखाए ताकि उसको विदेशी फंड मिले। कांग्रेस का ये पूरा लंबे समय से इसी तरह का एजेंडा रहा है और कहीं ना कहीं ये उसमें सफल भी रहे, विदेशियों से ये पैसे लेते रहे। मोदी आए तब जाके यूके से बंद किया कि भाई हमें ये दान फान मत भेजो, हमें नहीं चाहिए। 20,000 जो एनजीओ चल रहे थे उन सबको बैन करवाए। तो ये पूरा तंत्र जो पैसा इसमें देता था वो इसी कारण तो देता था, अरे नंगे लोग हैं, पुअर पीपल, वेरी पुअर पीपल,
पीपल शिटिंग ऑन द साइड ऑफ रोड। तो ये चाह रहे थे कि इस तरह का हो। अब दूसरा एस्पेक्ट इसमें है, कई लोग पूछेंगे कि लेकिन फिर भी क्यों ढक दिया गया? आप यह बताइए कि ढक देने से असुविधा किसको हो गई? एक वो जो बोल रही है इसमें, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो कीड़े मकोड़े की बात है, ये बोला जा रहा है, ये एक तो ये जितने कॉलोनीज हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ये भी आप जान लीजिए, जिनको ढका गया है, और वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप पूरी दिल्ली को उस तरह सिक्योर नहीं कर सकते हैं। विजिबल रेंज में कुछ आएगा और वहां से कोई मोटार लॉन्च कर दिया तो होता है कि नहीं? असैसिनेशंस कैसे होते हैं? उसको वहां से अगर रेंज में आए तो उसको कुछ करने में क्या समस्या होगी? कितने घरों को वहां पे, ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन एक सुरक्षा की भी दृष्टि से विजिबल रेंज में उनका मोटरकेड ये सब ना रहे, इसके कारण भी ढका जाता है। दूसरा चीज यह भी होता है कि आप क्यों दिखाना हमें? हाँ है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जिस जिस जगह पे जाएंगे, या तो वहां की सरकार ऐसा करती है कि आप इस जगह पे जाए ही नहीं। आपको क्या लगता है कि कैलिफोर्निया में अगर कोई सम्मेलन होगा तो जिस तरह के हम लोगों ने वीडियो देखे हैं कि ड्रग्स लेके और ऐसे ऐसे ज़ॉम्बी टाइप हिलते डुलते रहते हैं, वहां पे आपको वो लोग दिखाएं क्या सड़क पे? उनको नहीं हटाया जाता है। हर जगह पे इसी तरह से होता है। क्यों? क्योंकि जो एक अनप्लेजेंट ट्रूथ है इंडिया का, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये ट्रूथ नहीं है, लेकिन वो अनप्लेजेंट है और उसको बिना काम का दिखाने की आवश्यकता नहीं। उसको अगर 2 दिन के लिए कवर कर दिया जाए, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें सांस लेने में समस्या हो रही है। वाह, तुम्हें तुम्हारे घर से 50 मीटर 100 मीटर दूर एक ग्रीन कर्टेन लगा दिया, तुम्हें सांस लेने में समस्या हो रही है। तो आप इसको थोड़ा सा और डिग करेंगे तो पता चलेगा कि वो कांग्रेस के वर्कर की वाइफ होगी या इस तरह की कोई होगी और बोला होगा बनाओ। अब ये टमाटर पे बनवा रहे थे ना, वहां से खुजवा के लाया कि हम कितने गरीबों को लेकर के हैं। तो इनका यही है, इनको कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल में जो है इसको ये बताए ना कि 50 साल तो सत्ता में थे तुम, क्या तुमने किया कि मोदी को आज भी उसको ढकना पड़ रहा है? कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 वर्ष में सारी गरीबी जो है समाप्त हो जाए? तुम आज भी जिस जिस राज्य में हो वो देख लो, राजस्थान क्राइम में कहां पे है, महिलाओं को लेकर के क्राइम में कहां पे है। दिल्ली में इतने वर्ष तुम ही लोग थे, उसके बाद केजरीवाल आया है। पॉल्यूशन की समस्या, अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज की समस्या, तो ये क्या मोदी ने दे दी है? तो जब ये उसकी समस्या है नहीं तो उसको छुपाएगा नहीं। उसको क्या मतलब, बाइडन का गर्दन पकड़ के ले जाके देख देख साले, ये है गरीबी, गरीबी देख। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो ये वही है कि ये निकृष्ट लोग हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की चीजें जो है पकड़ रहे हैं कि हरे पर्दे से ढक दिया। गरीबी क्यों नहीं, मेहमानों से क्यों छुपा रहे हो गरीबी? ये क्या बात हुई? मेहमान आपके घर में आया, आपका टॉयलेट गंदा है और उसका आपकी बीवी ने लॉक कर दिया है गेट, तो आप बोलेंगे नहीं कि क्यों छुपाना, उसको ले जाओ दिखाओ हमारा बाथरूम कितना टूटा फूटा है, उसमें जो है वो प्लास्टिक से काम नहीं करता है। ऐसे आपने कहीं देखा है? अब ये मत कहिए कि आप जी जी जो गरीबों को कमोड से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बता रहा हूं कि घर में भी ऐसे जगह होते हैं जहां पे हम मेहमानों को नहीं ले जाते, क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। और मेहमान को भी पता है कि भारत इज नॉट अ परफेक्ट नेशन। यहाँ पे अपनी समस्याएं हैं, गरीबी है, अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज हैं, हाउसिंग का इशू है, ये सब है, ये सब हम देखते हैं। इसलिए मतलब वो छुपा नहीं रहे हैं, हम खाली ये कर रहे हैं कि ठीक है, एक तो सिक्योरिटी के पर्पज से वो करना है, और दूसरा ये है कि जबरदस्ती हम क्यों दिखाएं, उसको दिखाने की आवश्यकता क्या है। हाँ, वो गरीबी दिखाने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता कि बाइडन के एक नजर देखते गांधारी टाइप वो नजर करता और वो जो है संगमरमर की इमारतें बन जाती, तो बिल्कुल दिखा लेते भाई। वो दिखाते आंख ऐसे वो करता, एक स्कैन करता, और जितना अनऑर्गेनाइज कॉलोनी जो वो अचानक से वहां पे जो 3 BH के मकान बन जाते तो बिल्कुल दिखाते, तब दिखाते। लेकिन वैसा होगा नहीं ना, तो हम क्यों दिखाएं उसको? अब एक और देखिए, इससे मन नहीं भरा तो राहुल गांधी ने क्या किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाइडिंग आवर पुअर पीपल एंड एनिमल्स, देयर इज नो नीड टू हाइड इंडियाज रियलिटी फ्रॉम आवर गेस्ट। एक ये, और दूसरा जो है इसी से रिलेटेड,
और ये जो वीडियो नीचे में इसने लगाया था, ये बोल रहा है कि ये वीडियो देखिए और किस तरह से स्ट्रीट डॉग्स इनोसेंट जो है उसके ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने प्रिपरेशन में जो है क्रुएल्टी की, उसको किस तरह से गर्दन पकड़ के खींचा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, केज में थ्रो कर दिया जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कुत्तों को, डर लग रहा है उनको। और हमें जो है मतलब जस्टिस के लिए स्वर तीव्र करने चाहिए ये जो बेजुबान जानवर है। कुत्तों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए मैं मतलब मंथली जितना बन पड़ता है मैं डोनेट करता हूँ कुछ संस्थाओं को। मुझे भी प्रेम है कुत्तों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस राह से डेलीगेट्स जा रहे हैं, जिनको निर्बाध रास्ता चाहिए, वहां पे कुत्ते टहलते हुए आ जाए। और कुत्तों कैसे, मतलब आप बताओ ना, ट्रैंकुलाइजर मार के उसको बेहोश कर दें, कैसे पकड़ेगा? आपको लगता है कि भारत में उस तरह की आ गई स्थिति? आप और हमने देखा है ना कि सीवेज जो है किस तरह से क्लीन करता है, कौन करता है? उसके लिए कांग्रेस कौन सी योजना लेकर के आई थी? कांग्रेस को पूछना चाहिए। 370 पे अभी ये कपिल सिब्बल ये सब लड़ रहा है ना, पूछिए कि 35A के कारण जो वाल्मीकि सिख समुदाय जो था, जिसको एक भूमि का टुकड़ा दे दिया गया था और ऊपर ही बढ़ सकता था, नीचे एक्सपैंड नहीं कर सकता, जमीन नहीं खरीद सकता था, उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, उसके बच्चे को भी मैला ढोना है, उसके बच्चे के बच्चे को भी मैला ढोना, इस तरह के कानून थे इस राष्ट्र में। कांग्रेस के काल तक, जब तक 2019 के 5 अगस्त को जो है, जब तक ये समाप्त नहीं किया मोदी ने। और तुम्हें आज जो है कुत्तों की फिक्र हो गई, तुम्हें कुत्तों के मिसट्रीटमेंट पे हो रहा है। और तुम अकेली ऐसी पार्टी हो भारत में जिसने दंगों में, एक पार्टी ने एक माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर हमला किया और नरसंहार किया उसका। सिख नरसंहार 1984 का क्या हिंदुओं ने किया था, या एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी प्राइम मिनिस्टर के डेथ के बाद उस तरह से रिटेलिएट किया था? तुम्हें कुत्तों की फिक्र है, तुम्हें सिखों की फिक्र नहीं थी? उस पे कितने बार तुम मतलब श्रद्धांजलि देते हो? उसके केस के फाइल्स कितने बार तुमने खुलवाए? तो ये जो कुत्तों को लेकर के है ना, देखिए कई बार क्या होता है ना, इसको और कुछ नहीं मिला, इनको कुछ नहीं मिला कि ये प्रिपरेशन खराब हो गया, ये नहीं हुआ, मतलब सब चीज जब ठीक से होने लगा तो ये कुत्तों पे आके ठीक है कि बताइए, कुत्तों को इस तरह से हटाया जाता है। आपको पता है कुत्तों के कारण कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? कुत्ते जो है स्ट्रीट डॉग्स कितने लोगों को काट रहे हैं, वो मर रहे हैं, ये सारी न्यूज तो पिछले 2-3 महीने में कितना आया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कुत्ता को देखते ही ढेला मार दीजिए, लेकिन हाँ उसको जो है हमें यह भी स्वीकारना होगा कि आवर एनिमल पीपल आर, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट फिट टू हैंडल देम प्रॉपरली। अब उसके लिए क्या ये बात आपको अभी उठानी है? ये बात 2 दिन के बाद नहीं उठा सकते थे आप? इस बात पे चर्चा करो ना, प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके जाओ पार्लियामेंट में कि स्ट्रीट डॉग के स्टरलाइजेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और बड़े शेल्टर्स क्रिएट किए जाए। करो कुछ ऐसा। तो तुम वैसा नहीं करोगे, तुम्हें खाली वही है, क्या रही। और वो जो वीडियो ये दिखा रहा था उसमें एक तो कांग्रेस के ही लोग थे, संभवतः मुंबई का था, जब ये कांग्रेस वाले सत्ता में थे, वही लोग इस तरह से उठा रहे थे। ये यहाँ का वीडियो है भी नहीं जो इसने नीचे संलग्न किया है। और दूसरा मध्य प्रदेश के किसी नगर निगम के उसका है, जिसका G20 और दिल्ली से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये लोग ऐसे ही, एक आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है कि मोदी का अप्रूवल रेटिंग जो है विश्व नेताओं के सम्मुख जो है सबसे ऊंचा है। ये बहुत पुराना था, पिछले वर्ष के अप्रैल का था संभवतः, या इसी वर्ष के अप्रैल का। और वो अभी ले आए कि बताइए, तो मेहमानों का अपमान कर रहे हैं कि बाइडन का इतना कम है, मैक्रों का इतना कम है, मलूनी का इतना कम है और मोदी का इतना। ये क्या कोई तरीका है? ये इस तरह से आ रहे हैं, इनकी ये नीचता है, ये इस तरह से डिमीन करना चाहते हैं अपने ही राष्ट्र के लोगों को। इसके बाद जो इनसे नहीं रहा गया तो देखिए इन्होंने क्या किया। ये प्रेसिडेंट बाइडन की टीम कह रही है, और ये कब कहा प्रेसिडेंट बाइडन की टीम ने, ये नोबडी नोज। ये जयराम रमेश को मुझे लगता है कि फोन करके किया गया। ये बोल रहे हैं कि
मल्टीपल रिक्वेस्ट इंडिया से किया गया कि आप जो है मोदी और बाइडेन से प्रश्न पूछ सकते हैं बायलैटरल मीटिंग में, और इन लोगों ने मना कर दिया कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अब इसका एक डेकोरम होता है, ऐसा नहीं है कि हर मीटिंग एक्सेसिबल नहीं होती है मीडिया के लिए। बायलैटरल मीटिंग होगी तो वो दो राष्ट्र के बीच समझौते हो रहे हैं, और ये ऐसा तो है नहीं कि वो स्टेट विजिट पे आया हुआ है बाइडेन और ये बायलैटरल मीटिंग है इसी कारण से आया है। नहीं, वो G20 के लिए आया है और उसके बीच ये मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें मीडिया को यह सरकार नहीं रखना चाहती है साथ में, क्योंकि वहां पे स्कोप नहीं है क्वेश्चनिंग का। ये तब होता है जब एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे में उसी दौरे पे ही जाता है, बाकी और कोई नहीं होता, या ब्रिक्स का समिट, उसमें पहले से एजेंडा डिक्लेयर रहता है कि हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वार्ता होगी, नहीं होगी। इसमें नहीं बता दीजिए, हटा दिया, ये क्या तरीका है, आप जो है वियतनाम में पूछेंगे तो पूछे जिनको जहां पे पूछना है भाई, हम यहां पे नहीं पूछने देंगे। हम जब तक आपसी सहमति नहीं होगी, तुम जो है क्या बाइडेन से तो पूछोगे कि मणिपुर पे ये हो रहा है, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे, यही सब बकलोली करनी होगी ना इन लोगों को। तो इस कारण से इनको लगता है कि जिन चीजों को महत्व मिलना चाहिए था, अब देखिए दंगे नहीं करवा पाए ये लोग, नूह में बात 1 महीने पहले हो गया, तो दंगे अगर ये लोग प्रॉपरली करवा पाते तो उसकी कवरेज होती वैश्विक मीडिया में। अब है कि यार हमें एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, मोदी क्या बात कर रहा है बाइडेन से, हमको सुनना था, वो मिल नहीं रहा है, तो इस तरह से बोलते हैं। इसी पे कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है कि अमेरिका, मतलब इसी विषय पे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 नंबर पे है 180 देशों की लिस्ट। ये रैंकिंग साल दर साल, और ये रैंकिंग जो है 10-5 लोग घर में बैठ के बना लेते हैं। इस रैंकिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एनसीआरबी का डेटा लेते हैं कितने पत्रकारों की हत्या हुई है कहां पे, नहीं। ये बात करते हैं फोन करके सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। जितने इंडिसेज आप देखते हैं, हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ है, क्या कहते हैं प्रेस फ्रीडम में कहाँ है, वीडेम इंडेक्स आता है ये सब का, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब जो है जो भी ऐसी संस्थाएं करवाती है, और ये लोग जो भी रैंकिंग निकालते हैं जिसमें भारत आपको 150 से नीचे और इस तरह से दिखाया जाता है, हर वो इंडेक्स एक छोटे से कमरे में 10 लोग बैठते हैं, दे कॉल सर्टेन पीपल कि हाँ भाई भारत में क्या चल रहा है, अरे बहुत खराब है यार, बहुत खराब स्थिति है, कितना देंगे 1 से 10 में, 3 ले लो 3, और ऐसे करके ये लोग जोड़ के और 161 नंबर निकाल लेते हैं। आप सोचिए कि 180 में 161 है तो मात्र 19 राष्ट्र भारत से नीचे हैं। उन 19 राष्ट्रों में आप सोचिए अफ्रीका के भी 55 राष्ट्र होंगे, 55 में से कई जहां पे अफ्रीका में खाली, मतलब अधिकतर जगह पे डेमोक्रेसी किस तरह की है वो आपको हमको सबको पता है। ये अफगानिस्तान को भारत से ऊपर रख देते हैं प्रेस फ्रीडम में, पाकिस्तान को रख देते हैं, नॉर्थ कोरिया इनका वश चले अगर यूक्रेन के सपोर्ट में आ जाता तो उसको भी ये ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से ये जो है प्रपंच फैला रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आया 1 PM 1 पर्पस टू सेल द नेशन। जिन लोगों का इतिहास रहा है लाखों करोड़ों के कांड करने का, घोटाले करने का, वो इस तरह के और इस समय पे ही इस तरह की चीजें निकाल रहे हैं, तो वो पता चलता है कि ये क्या करना चाहते हैं। जयराम रमेश का एक और ट्वीट है इसी समय में कि 18वीं G20 जो समिट है, इंडिया रोटेशनल प्रेसिडेंसी, इस शब्द पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। ये पहले ये कर रहे थे अरे कोई G20 बड़ी बात हो रही है यार, ये तो रोटेशनल होता है, हर देश को एक बार मौका मिलता है, भारत को भी मिल गया, ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी ने कुछ किया, रोटेशनल है ऐसा करके निकाला। अब क्या है कि जब सब कुछ क्लॉक वर्क की तरह काम कर गया, कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, जो ये करना चाहते थे वो सब नहीं हो रहा है, तब अब ये क्या बोल रहा है, इस ट्वीट में जयराम रमेश का कहना है कि बताइए कि ये जो है एक मोमेंट है आत्मावलोकन के लिए कि एनडीए, मतलब ये जो गवर्नमेंट है, इट हैज फेल्ड टू कंडक्ट द डेकेडल सेंसस दैट वाज ड्यू इन 2021। अब आप सोचिए, ये लोग रहा है नियरली एवरी G20 कंट्री हैज मैनेज्ड टू कंडक्ट द सेंसस डिस्पाइट कोविड-19। कोविड महामारी 20 में किस तरह से आई, 21 में किस तरह से आई, और 22 के स्टार्ट तक भी रहे, और उसके बाद धीरे धीरे गई है, और सेंसस जो है हुआ है, उसका डेटा अभी जो है
उपलब्ध नहीं कराएगा, क्योंकि ये एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है। 11 का भी सेंसस आते आते 1-2 साल लग जाता है, इसी तरह से डिले हमेशा होता है। इसका अभी G20 से क्या जोड़ करके करना है? सेंसस डेटा आ जाएगा, तुम कहाँ सरकार में हो जो तुम्हें वो डेटा चाहिए था जिसका तुम प्रयोग करने वाले थे? तुम तो सरकार में नहीं हो, और प्रोजेक्शन तो ऐसे ही होते ही हैं, तुम्हें क्या करना है उस सेंसस डेटा का? और जब सरकार की प्रायोरिटीज उस वक्त 80 करोड़ लोगों को खिलाने पे थी, वैक्सीन निर्माण पे थी, 75 और चीजों पे थी, जब तुम सेलिब्रेट कर रहे थे कि मर क्यों नहीं रहे भारत में उस स्पीड से जिस स्पीड से अमेरिका, इटली और यूरोप में मर रहे हैं, जब तुमने इतने प्रपंच किए फिर भी भारत बचा रहा, तो ठीक है, सेंसस हो गया है, उसका डेटा आ जाएगा और तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारा मुंह पकड़ के ठूसा जाएगा कि इतना कांप काहे रहे हो, ऐसे करके। अब जो है बात यह है कि ये चाहते हैं कि ये अंग्रेज बहादुर जो हैं उसके सामने ये चाहते हैं कि छुपाया नहीं जाए। जो मैंने बोला कि ये चाहते हैं कि गरीब जो है हम उसी तरह से उस चीज को पुश करते रहें, हम नंगा लोग होता, हम तुम्हें टिगुना लगान देगा, माई बाप है आप हमारा, हमें आप फंड देता रहो, इस तरह से ये चाहते हैं कि हो। और पैरेलली आप देखिए कि ये जानते थे कि इस बार मीडिया को यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, तो ये चला गया कहाँ, ब्रुसेल्स के प्रेस क्लब में चला गया राहुल गांधी। आप सोचिए एक बार, ब्रुसेल्स का आपने नाम सुना है? नाम सुना होगा, वहां के एयरपोर्ट पे धमाके हो गए थे इस कारण से। अदरवाइज ऐसे कंट्रीज का नाम तक लोग नहीं जानते, वहां क्या मिलता है सबसे अधिक ये नहीं आप जानते होंगे। और वहां के प्रेस क्लब में राहुल गांधी, जो ना वहां की भाषा जो है समझता है, और वहां पे बैठ करके ज्ञान दे रहा है चीन के ऊपर, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, फलाना ढिमका। क्यों कर रहा है ऐसा? उसको लगता है वहां बोलेंगे तो कवरेज होगी वैश्विक मीडिया में कि जब G20 हो रहा है तो भारत के अपोजिशन का लीडर उधर है। एक जो कसक इन लोगों की है, ये मैं आरंभ में ही बोलना चाह रहा था, पता नहीं स्किप कर गया मैं, वो ये भी है कि सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया था G20 में कि आप आइए, और आप भी जो है ऐसे बिजनेस पीपल हैं, इन लोगों से मिलिए, आपको अपने यहाँ पे निवेश के लिए बातें करनी है तो ये सब कीजिए। कांग्रेस के गहलोत नहीं गए, सिद्धारमैया नहीं गए, और संभवतः छत्तीसगढ़ के नहीं गए। एक ने बोला कि हमें जिले में कुछ इनॉग्रेशन करना था, सिद्धारमैया का पता नहीं क्या है, और अशोक गहलोत का भी कुछ है नहीं। और ये लोग इस बात पे रो रहे थे कि खड़गे को क्यों नहीं बुलाया। भाई खड़गे को 15 अगस्त में बुला करके देख लिया, और खड़गे है क्या? खड़गे है कौन? क्यों उसको बुलाएगा? किसी पार्टी के प्रेसिडेंट को बुलाया गया? भाजपा वाले ने तो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। आपने कहीं देखा जेपी नड्डा को बुलाया? नहीं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग थी, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी राज्यसभा का। तुम्हें जहां बुलाया जाता वहां पहुंचते नहीं हो, कह देते मेरे आंख में दर्द था, बैठने में दिक्कत हो रही थी मुझे, झंडा फहराना मुझे यहाँ पे है। किसी ने कह दिया कि नहीं हमारे हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं, वाह, हेलीकॉप्टर से चीफ मिनिस्टर आ रहा है और बोल रहा है कि नो फ्लाई जोन है और तुम्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। नो फ्लाई जोन किसके लिए होता है? जो लिस्ट पे नहीं है लोग उनके लिए होता है कि आप यहां से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और तुम इस तरह की बातें कर करके, वही है कि इनको लग रहा है कि सोनिया माता के नहीं बुलाया, प्रियंका गांधी को भी बुलाते, रॉबर्ट वाड्रा को भी थोड़ा देखता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने वही हर चीज पे, इंडिया अपने कल्चर को प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें इन लोगों को समस्या हो गई, इंडिया जो है गीत गवा रहा है उससे समस्या हो गई, इंडिया लोगों से मिल रहा है उससे समस्या हो गई कि नहीं आपको ऐसे नहीं वैसे मिलना था। हम बताएं कैसे मिलेगा? हमें जो है अनुभव है इन सब चीजों का। अब जो है मैं, अच्छा कुछ लोगों ने राहुल नेनावा जी बहुत बहुत आभार, हिरेन भाई बहुत बहुत आभार आपका, आनंद शंकर जी आपका भी आभार, और आपका मैसेज बहुत ही रोचक है। संजय जी समझ नहीं आता कि इतनी घृणा मोदी से है कि मोदी विरोध करते करते भारत के विरोधी बन गए। क्या अब समय आ गया कि इस देश की मीडिया को
इनको इग्नोर करना चाहिए। पानी नाक से ऊपर आ गया, आखिर कब तक देश इनकी नकारात्मक राजनीति झेलेगा? देश नहीं झेल रहा है इनकी नकारात्मक राजनीति, देश ने तो इनको अबैंडन कर दिया है। आप देखिए कि कितने लोग इनके साथ खड़े होते हैं, वोट इनको क्यों नहीं आता है, 100 सीट भी क्यों नहीं ले आते हैं? एक समय में 400 सीटें लाने वाले, 400 सवा 400, क्या समस्या हो गई कि अब 44 पे और 53 पे सिमट के रह जाते हैं। और अगले चुनाव में भी आप देखिएगा ये 50 के ही अराउंड जो ये नाचते हुए दिखेंगे। जिनको ये कंफ्यूजन है, कर्नाटक में इन्होंने कुछ उखाड़ लिया, हिमाचल में कुछ कर लिया, कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। आप देख लीजिएगा 2024 में इनकी स्थिति और भी खराब होकर के रहेगी। इनकी नकारात्मक पॉलिटिक्स जो मीडिया दिखाता भी है ना, उससे पॉजिटिव काम ही हो रहा है कि हर व्यक्ति को पता चल रहा है कि भाई किस तरह के ये लोग हैं और ये क्या कर रहा है, किस समय पे कर रहा है, किस पर्पस से कर रहा है, ये सबको समझ में आता है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। अजित कुमार प्रताप जी, आभार आपका। नीलोत्पल जी, धन्यवाद। ध्रुव वर्मा, नाम तो राहु है, एल तो किस्मत ने लगा दी है। राज शाक्या, 60 साल को कांग्रेस 9.5 साल से कंपेयर कर रही है। कांग्रेस पार्टी शायद भूल रही है कि सच सामने आता। और वो भी देखिए 9 वर्षों में मोदी ने जो पेस ऑफ डेवलपमेंट दिखाया है ना, वो इन लोगों के 50 वर्षों के एवरेज पेस से मुझे लगता है कि 50 साल आगे, 50 गुना अधिक है। आप नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, पुअर की हाउसिंग, विद्युतीकरण, मैन्युफैक्चरिंग, रिलायंस ऑन मतलब लेस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, ऑयल का रिजर्वायर क्रिएट करना, वॉर चेस्ट अपना सुदृढ़ करना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की तरफ चलना, ग्रामीण लोगों के शौचालय से लेके बच्चियों के सैनिटरी नैपकिन से लेके स्कूल की बिल्डिंग से लेकर के सब चीज में आप देखिए कि किस गति से कार्य हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो किसी भी राष्ट्र की जनता के आप कह सकते हैं कि आत्मसम्मान के लिए और उनके वैयक्तिक और सामाजिक विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक आयाम होता है। उसमें आप देखिए कि इस सरकार ने किस तरह से उन्हें ट्रेमेंडसली एम्पावर किया। और ये लोग सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं कुत्ते को मिसट्रीट किया जा रहा है। तुम साले आदमी को जला रहे थे, गले में टायर डाल रहे थे जलता हुआ, वो सब ठीक था, और अभी कुत्ते के मिसट्रीटमेंट से तुम्हें समस्या हो जाती है। तरुण जी, आई वॉज सो proud and happy to see Nataraj on entrance of G20 venue. हर हर महादेव, हर हर महादेव। तरुण भाई, एक राष्ट्र जो स्वयं को रिप्रेजेंट करना चाहता है जिस तरह से अपनी संस्कृति को, वो इसी तरह से दिखाता है। हालांकि मोदी सरकार ने मतलब कुछ बातों पे असहमतियां हैं, जैसे कई रेलवे स्टेशन इन्होंने यूरोपीय और बॉक्सी डिजाइन और ओवल और पता नहीं, जो कि वहां की लौकिक संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, वो कर दिया। लेकिन फिर भी भारत मंडपम नाम रखना, भारत को प्रोमिनेंस देना, नटराज की मूर्ति और बाकी यक्ष यक्षिणी की या महाभारत के पात्रों का, नालंदा यूनिवर्सिटी को दिखाना, कोणार्क का सूर्य चक्र जो है उसको दिखाना, ये सारी चीजें जो है ये सब प्रेजेंट करता है कि नहीं, ये है हमारा देश। हमारा देश नहीं वो सपेरों और बाघ वाला नहीं है, वो सब भी बहुत अधिक है। जिसको देखना है आप, जिम कॉर्बेट और ढेर सारे कान्हा और ये सब नेशनल पार्क है, वहां जाके जिनको देखना है वो देखें। No toolkit activated, no violence, no imaginary human rights violation, lecture by foreign leaders or media. How come this was achieved? देखिए नाइक भाई, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। वही है कि इस सरकार ने लगातार देखा, ओबामा के टाइम पे देखा, ट्रंप के टाइम पे देखा, उसके बीच में एक हो रहा था उस समय पे देखा, इतने दंगे ऑर्केस्ट्रेट किए जाते थे, चर्चों पे अटैक, और ये पूरा माहौल बनाने की चेष्टा होती थी। वो सब तो इस बार इन्होंने पहले से लग के लगातार ड्रोन से निगरानी और ये सब करके उन सारे संवेदनशील इलाकों को वो कंटेन किया और अभी तक कुछ होने नहीं दिया। इसी कारण राहुल गांधी को जो है ब्रुसेल्स और यहाँ पे जाकर के इस तरह की नौटंकी करनी पड़ी। वंदन भाई, बहुत बहुत आभार आपका।
अवनींद्र घानेकर, बहुत बहुत आपका आभार मित्र। चिलगली संजय सेन नाम है, अजीत जी प्रणाम, आपके व्यंग में बहुत आनंद आता है, बजाते रहें। धन्यवाद आपका सर जी। Sharvin Shalke, what is state of Hindus in Tamil Nadu? Very few know atrocities on Hindus in Tamil Nadu. Name is Ramaswamy and he hated Ram. हाँ, ये तो है, तमिलनाडु की स्थिति से तो हम सब अवगत हैं। अब सीएम के पुत्र ने जिस तरह के कथन बोले हैं, लगातार डिफेंड किया अपने आप को, तो उस पे तो हमने 2-3 वीडियो भी किए हैं, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। स्थिति तो विकट है ही, और ऐसे विकट परिस्थितियों में समाज को स्वयं भी थोड़ा सा उग्र रूप जो है धारण करना पड़ता है, रिटेलिएट करना पड़ता है, प्रोटेस्ट और विरोध करना पड़ता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके मंदिर जो है ढाए जाते रहेंगे। ये अंतिम प्रश्न है आनंद शांडिल्य का। आईटी प्रोफेसर इज गिविंग इंटरव्यू टू इंटरनेशनल मीडिया दैट सवर्णा डोमिनेटिंग द 90%, बीजेपी इज फासिस्ट एंड धर्मेंद्र प्रधान इज सिटिंग आइडल। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में ना ही बात करें तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। और जहाँ तक ये बात आपने वो की, वो फ्रांस 24 को फ्रांस में भी कोई नहीं देखता है। ये सब वही है कि ट्विटर पे थोड़ा सा चल जाता है, और अपने ऊपर थूकने की जो परंपरा यहाँ पे कुछ लोगों की रही है, चाहे कविता कृष्णन हो या ये दिव्या हो, इसके नाम पहले लिखा फिलोसफर, मतलब दार्शनिक हो गया है कोई इस उम्र में, आईआईटी में पढ़ाती है। और दार्शनिक महिला का दर्शन क्या है कि हिंदुइज्म जो है वो गांधी की उपज है, गांधी के दिमाग की उपज है, 20th सेंचुरी के आरंभ में आई थी, और उसके बाद फिर इस तरह की बात। तो ऐसे लोगों पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शर्विन भाई, हाउ डिड मुगल्स ट्रीट दलित्स? मुगल्स ने ही दलितों का उत्पीड़न किया, इसी कारण से उनकी ये स्थिति बनी हुई है। तो इसमें मुगल्स हो या अंग्रेज हो, भेदभाव जितना है कास्ट को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन, यही दोनों लोग लेकर के यहाँ पे आए थे। यहाँ पे अगर होता तो आपको किसी ग्रंथ में या किसी उस तरह के, आप लिटरेचर निकाले, कितना वर्ष पुराना आप लेके आ जाते हैं एट्रोसिटीज, तो जितने एट्रोसिटीज कमिट किए गए हैं वो सब के सब इधर मुगल्स और इंग्लिश पीपल, और उसके बाद से हमारे समाज में इस तरह की भेदभाव की भावना आ गई। चलिए मित्रों, लगभग 1 घंटे हो गए। इस पे हम मीडिया ने किस तरह से रिएक्ट किया है, इस पे पूरा वामपंथी मीडिया पे कल एक और वीडियो लेकर के आएंगे, उस पे भी कॉम्प्रिहेंसिवली हम चर्चा करेंगे। आप लोग 6000 के लगभग लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अंत में मिलन जेठा भाई, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ आपके इस सहयोग के लिए। जिन लोगों ने भी सहयोग किया उन सबका आभार, प्रणाम। मिलते हैं कल।